बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में काजल अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। काजल पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वह हमेशा फर्स्ट आया करती थी। इस बार भी वह 10th क्लास में फर्स्ट आती है। तभी वह अपने माता पिता से कहती है, मम्मी पापा जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी है। 10th क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आने की खुशी में मेरे सभी दोस्त भी वहाँ पर आ जाएंगे। वहाँ पर जाकर हम बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? बस जल्दी से तैयार हो जाइए, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। काजल की बातें सुनकर काजल के माता पिता दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह तैयार होकर काजल के साथ पार्टी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था, स्पेशली काजल बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन होने को कौन रोक सकता है? जब जिसके साथ जो होना होता है हो ही जाता है। ऐसा ही काजल के परिवार के साथ होता है। उनकी कार का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ खड़े कुछ लोग तुरंत काजल और उसके माता पिता को हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। कुछ समय बाद जब काजल के पिता किशोर दास को होश आता है तो वह अपनी पत्नी को और अपनी बेटी काजल को ढूंढने लगते हैं। तभी किशोर दास के पास डॉक्टर आती हैं और वह किशोर दास से कहती हैं, देखिए हमें आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। वह आपको और आपकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। आपको सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। अभी आपको अपनी बेटी को भी संभालना है। आपकी बेटी के सर पर और हाथ पर चोट आई है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, समय समय पर अपनी बेटी को दवाई देते रहना, ठीक है? डॉक्टर की यह बातें सुनकर किशोर दास को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोता है और अपने आंसू पोंछकर वह अपनी बेटी के पास जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। अपने पिता को देखते ही काजल अपनी माँ के बारे में पूछती है, पापा पापा मम्मी कहाँ है? वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। उन्हें ज्यादा तो चोट नहीं आई। देखिए मेरे सर पर कितनी ज्यादा चोट आई है और आपके हाथ में भी चोट आई है, लेकिन पापा मम्मी कहाँ है? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ एक चमकता हुआ तारा बन गई। अब वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। वह हम दोनों को छोड़कर जा चुकी हैं। नहीं नहीं पापा, यह आप क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकती है? अब मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? मुझे तो माँ के हाथ से खाना खाने की आदत है, उनके पास सोने की आदत है। उनकी लोरी जब तक मेरे कानों में नहीं जाती मुझे नींद नहीं आती। पापा हम तीनों कितने ज्यादा खुश थे, अचानक हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों चली गई माँ हमें छोड़कर? इस तरह से काजल बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। अपनी बेटी को इस तरह से रोता हुआ देखकर किशोर दास को बहुत रोना आता है। कुछ समय बाद काजल की मां का दाह संस्कार हो जाता है। अपनी मां की मृत्यु के बाद काजल बिल्कुल उदास हो जाती है। वह अपने पिता से न ठीक तरह से बात करती है, न ठीक तरह से खाना खाती है। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और न ही वह दूसरे कामों में दिलचस्पी दिखा रही थी। अपनी बेटी की यह हालत देखकर किशोर दास को बहुत दुख होता है। वह सोचता है कि काजल को माँ की जरूरत है, इसलिए वह एक दिन शकुंतला नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है, जिसकी अपनी भी एक बेटी थी, सुहाना। काजल मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें माँ की जरूरत थी ना, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए माँ लेकर आया हूँ। और तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारी बहन भी है, सुहाना। तुम दोनों बहन एक साथ अच्छे से रहना, ठीक है? शकुंतला किशोर दास के सामने काजल से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यह देखकर किशोर दास को बहुत अच्छा लगता है और वह काजल की सारी जिम्मेदारी शकुंतला को देकर शहर चला जाता है। लेकिन किशोर दास को कहाँ पता था कि शकुंतला बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। उसने तो अच्छा बनने का सिर्फ ड्रामा ही किया था। अगले दिन काजल अपने रूम में सो रही थी कि तभी शकुंतला उसके रूम में जाती है। उसके ऊपर बहुत सारा पानी डालकर उसे उठा देती है। उसके बाद उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है,
मनहूस, करमजली अभी तक सो रही है। तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ तेरी नौकरानी बनकर आई हूँ, तेरे लिए किचन में नाश्ता तैयार कर रही हूँगी। मैं यहाँ कोई काम वाम नहीं करूँगी, इसलिए किचन में जा और जल्दी से नाश्ता तैयार कर, क्योंकि मुझे जल्दी नाश्ता करने की आदत है। और उसके बाद कुछ गंदे कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें भी धो देना। और घर कितना गंदा कर रखा है, सफाई करने की लगता है बिल्कुल भी आदत नहीं है। चल जल्दी से पूरे घर की सफाई भी कर देना, क्योंकि मुझे गंदगी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मनहूस, माँ, आप तो पापा से कह रही थी कि आप बिल्कुल मुझे माँ की तरह प्यार देंगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझसे कोई काम नहीं कराती थी, फिर आप मुझसे काम करने के लिए क्यों कह रही हो? देख मनहूस लड़की, मेरा ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, वरना अब तक तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ देती। वो तो सब मैंने तेरे बाप के सामने ड्रामा किया था। मैं और तुझ जैसी मनहूस सौतेली बेटी से प्यार करूंगी? माय फुट। और हाँ, एक बात अच्छे से अपने पल्ले में बांध लेना, अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताने की कोशिश की तो सोच लेना कि मैं तेरा और तेरे बाप का क्या हाल करूंगी। इसलिए सोच समझ कर ही कदम उठाना। अब चल यहाँ से, जल्दी से नाश्ता तैयार कर। मनहूस अपनी सौतेली माँ की यह बातें सुनकर काजल हक्की बक्की रह जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि अचानक यह क्या हो गया। वह रोते हुए किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है और नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी सुहाना काजल से कहती है, अरे काजल, तुम कब से काम कर रही हो? तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो जल्दी आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता कर लो। क्या कहा? यह नौकरानी मनहूस हमारे साथ नाश्ता करेगी? बिल्कुल भी नहीं। और सुहाना, तुझे भी इस मनहूस की ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। यह इस घर की नौकरानी है और नौकरानियां कभी भी मालकिन के साथ नाश्ता नहीं करती। जब ये घर का सारा काम कर देगी तो रात को इसे हमारे आगे का बच्चा कुचा मिल जाएगा। और हाँ तो सुन, इस घर में भी तुझे रहने की जरूरत नहीं है। आज से तू बाहर स्टोर रूम जो है उसी के अंदर रहेगी, अपना वहीं पर रहने का बंदोबस्त कर लेना। बेचारी काजल क्या कर सकती थी? वह अपनी सौतेली माँ का अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। अब वह पूरे दिन गधों की तरह काम करती और बदले में उसे रात को बचा कुचा खाना मिल जाता। और वह अपने घर में भी नहीं बल्कि बाहर टूटे फूटे स्टोर रूम में रहती है। ऐसे ही एक दिन शकुंतला बाहर से पिज्जा और बर्गर मंगाती है। तभी सुहाना अपनी माँ से छुपकर वह पिज्जा और बर्गर काजल के लिए स्टोर रूम में ले जाती है, जिसे देखकर काजल सुहाना से कहती है, अरे सुहाना, मेरी प्यारी बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर माँ ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तूफान आ जाएगा। और यह तुम मेरे लिए क्यों लेकर आई हो? तुम्हें नहीं लेकर आना चाहिए था। तुम माँ के स्वभाव को जानती नहीं हो, उन्हें तुम्हारा मुझसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब उन्हें यह पता चलेगा कि तुम छुपकर मेरे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आई हो, नहीं नहीं सुहाना, तुम यहाँ से जाओ। एक तरफ मुझे अपनी प्यारी बहन भी कहती हो और दूसरी तरफ मुझसे यहाँ से जाने की बात भी कर रही हो। देखो काजल, माँ तुम्हारे साथ जो भी कुछ करती है वह मुझे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया, यह लो, खा लो, माँ को मैं संभाल लूंगी, प्लीज। सुहाना के बहुत कहने के बाद काजल वह पिज्जा जैसे ही खाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर शकुंतला आ जाती है और वह काजल के हाथ से वह पिज्जा लेकर फेंक देती है और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसका हाथ मोड़ते हुए उससे कहती है, अच्छा तो महारानी यहाँ पर पिज्जा और बर्गर खा रही है। मैं भी तो कहूँ, घर का इतना सारा काम थोड़े से बच्चे कुचे खाने में कैसे कर सकती है? मेरी बेटी से चोरी करवा कर अपने लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मंगवाती है। अगर मैं आज तुझे रंगे हाथों नहीं पकड़ती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, इसमें काजल की कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही जबरदस्ती खिला रही थी। बेचारी पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करती रहती है, आपके आगे का बच्चा कुचा खाती है, फटे पुराने कपड़े पहनती है, आप उसे जिस हाल में रखती हैं उसी हाल में रहती है, पिताजी से भी कुछ नहीं कहती। यह तो आप इसकी शराफत समझिए कि आप इसी के घर में रहकर इसके ऊपर इतना अत्याचार कर रही हैं, लेकिन ये फिर भी मुँह से उफ तक नहीं कर रही। ओहो, अच्छा तो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया इस मनहूस ने। तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तू तो बड़ी चालू चीज निकली। मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़का दिया, इसकी सजा तो तुझे बहुत अच्छी तरह मिलेगी। माँ,
कृपया करके मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैंने सुहाना को आपके खिलाफ नहीं भड़काया। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि माँ और बेटी में लड़ाई झगड़ा हो। कृपया करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब मेरी बेटी भी तेरे ही रंग में रंगती जा रही है, इसलिए तुझे इस घर से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा एक नोट लिख, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मनहूस। शकुंतला की यह धमकी सुनकर काजल घबरा जाती है और जैसा जैसा शकुंतला उससे कहती है वैसा वैसा वह एक पेपर पर लिख देती है। उसके बाद शकुंतला बेचारी काजल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। काजल के पिता गांव में नहीं थे और उसका कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं था। बेचारी इधर से उधर ऐसे ही भटकती रहती है और वह जंगल में जाकर एक जगह जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। तभी काजल देखती है कि नदी में एक हिरण डूब रहा है। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। तभी काजल नदी में कूदकर उस हिरण की जान बचाती है। तभी वह हिरण काजल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस जंगल में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर जादुई 3 साड़ी हैं। तुम वहाँ जाओ और उस कुएं से मदद मांगो। मुझे पूरा भरोसा है कि वह जादुई 3 साड़ी का कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। हिरण की बातें सुनकर काजल को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वह हिरण की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक कुआं नजर आता है। काजल उस कुएं से कहती है, जादुई साड़ी के कुएं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कृपया करके मेरी मदद करो। ठीक है लड़की, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे इस जंगल का सफेद फूल लाकर देना होगा जो इस काली पहाड़ी के पीछे है। अगर तुम मुझे वह फूल लाकर दे दोगी तो मैं तुम्हें इस कुएं की 3 जादुई साड़ी तुम्हें दे दूंगा। काजल कुएं की बात अच्छी तरह से समझ जाती है और वह उसके लिए सफेद फूल लेने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान ले जाती हुई नजर आती है। तभी काजल उस बूढ़ी औरत से वह सामान खुद ले लेती है और उसे उसके घर तक छोड़कर आती है। उसके बाद वह सफेद फूल लेने के लिए और आगे चलती है तो काजल देखती है कि 2 मासूम बच्चे रो रहे हैं और उन्हें खाने के लिए शेर आगे बढ़ रहा है। तभी अपनी जान पर खेलकर काजल उस शेर से उन दोनों मासूम बच्चों को बचाती है और जैसे जैसे काजल सफेद फूल लाने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे जो भी मजबूर, परेशान, दुखी मिलता है वह सबकी मदद करती चली जाती है और फाइनली काली पहाड़ी के पीछे से वह सफेद फूल लाकर जादुई 3 साड़ी के कुएं को दे देती है। तभी वह कुआं हंसता हुआ काजल से कहता है, काजल, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। यह सफेद फूल मेरे किसी काम का नहीं है। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल कैसा है, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे रास्ते में जो भी आया तुमने सबकी मदद की, तुमने किसी को भी दुत्कारा नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने कुएं की जादुई 3 साड़ी देता हूँ। एक साड़ी तुम्हें बहुत सारा पैसा देगी, दूसरी साड़ी तुम्हें बहुत सारा सोना देगी और तीसरी साड़ी तुम्हें गाड़ी, बंगला, कपड़े, खाना यही सब देगी। इन जादुई 3 साड़ी की मदद से अब तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जादुई साड़ी के कुएं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई 3 साड़ी देने के लिए। अब मैं अपने साथ साथ औरों की भी मदद करूंगी। काजल जादुई 3 साड़ी पाकर बहुत खुश होती है और वह यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर एक साड़ी से बहुत बड़ा घर लेकर उसके अंदर रहती है और बहुत समय बाद पेट भरकर खाना खाती है और 2 साड़ियों से सोना और पैसा लेकर गांव के गरीब, परेशान और अनाथ लोगों में बांटती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ समय बाद किशोर दास शहर से वापस आ जाता है और वह घर में अपनी बेटी को नहीं देखता तो शकुंतला से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी शकुंतला काजल का लिखा नोट किशोर दास को दिखाती है। देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, आपकी बेटी की ही हैंड राइटिंग है। पता नहीं कहाँ गई, किसके साथ गई, हमारी तो नाक ही कटा दी। मैंने आपको फोन करके इसलिए नहीं बताया, आप परेशान हो जाओगे और वह कल मुही कहीं मजे कर रही होगी। हाँ नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आपने मुझे तो काजल को ढूंढने नहीं दिया। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, जिंदा भी है या मर गई, लेकिन अब मैं काजल के साथ और गलत नहीं होने दूंगी।
पिताजी, मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने काजल को कभी माँ की तरह प्यार करा ही नहीं, उसके ऊपर अत्याचार करती थी और यह नोट भी उससे जबरदस्ती ही लिखवाया है ताकि आपकी नजरों में वह बुरी बन जाए और सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए। धन दौलत के लालच में अंधी हो गई अंधी, एक मासूम के ऊपर इतना अत्याचार किया है। शकुंतला, मुझे तुमसे यही उम्मीद नहीं थी। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर किशोर दास अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद किशोर दास को काजल मिल जाती है। काजल अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी काजल अपने पिता को जादुई 3 साड़ी के बारे में बताती है। अब दोनों बाप बेटी एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद शकुंतला को पता चलता है कि काजल के पास बहुत सारी धन दौलत है क्योंकि उसके पास जादुई 3 साड़ी हैं। देखो तो दोनों बाप बेटी कैसे मजे में रह रहे हैं और उस मनहूस काजल की तो देखो कैसे सोना और पैसा गरीबों में बरसा रही है। अगर इतनी सारी धन दौलत मेरे पास होती तो मैं तो किसी को 1 रुपया ना दूं। अगर वह जादुई 3 साड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। मुझे उस मनहूस के पास से वह जादुई 3 साड़ी चुरानी ही होंगी। ऐसा सोचकर एक दिन शकुंतला चुपके से काजल के घर जाती है और वह जादुई 3 साड़ी चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है और उनसे बहुत सारी धन दौलत मांगती है। लेकिन शकुंतला को कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि उन साड़ियों से सांप और बिच्छू निकलकर आते हैं जो शकुंतला को तुरंत ही डस लेते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह शकुंतला को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। काजल सुहाना को अपने घर लेकर आ जाती है। दोनों बहनें अपने पिता के साथ एक साथ हंसी खुशी रहती हैं और जादुई 3 साड़ी की धन दौलत से गांव के परेशान, गरीब और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती हैं। काजल बेटा, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने पूरी तरह अच्छी तरह छानबीन की है। यह स्कूल बिल्कुल सुरक्षित है। इस स्कूल में एक भी छिपकली नहीं है। अब तुम कोई ड्रामा नहीं करोगी, चुपचाप मन लगाकर वहाँ पढ़ाई करोगी, ठीक है? ठीक है मम्मी, अगर इस स्कूल में छिपकली नहीं होगी तो मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मुझे छिपकलियों से कितना ज्यादा डर लगता है। छिपकली का नाम लेती हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। देखना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप दोनों कह रहे हैं कि स्कूल में छिपकली नहीं है तो ठीक है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। काजल एक बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी जिसे छिपकलियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अगर वह छिपकली देख लेती तो उसे कई दिन तक नींद नहीं आती थी, इसलिए उसे पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही थी। मैंने सुना है इस स्कूल में एक भी छिपकली नहीं है। क्या ये बात सच है? क्योंकि जिस स्कूल से मैं आ रही हूँ उस स्कूल में तो छिपकलियों का भंडार था। इतने बच्चे नहीं थे जितनी छिपकलियाँ थी। प्लीज यार, मुझे सच सच बताओ, इस स्कूल में छिपकली तो नहीं है? अच्छा, तुम्हारा नाम काजल है और तुम न्यू एडमिशन हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। काजल, तुम्हारी तरह मुझे भी छिपकलियों से बहुत डर लगता है, लेकिन इस स्कूल में छिपकली नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। काजल को अब पूरा पक्का भरोसा हो जाता है कि इस स्कूल में छिपकलियां नहीं हैं और वह मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। 1 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और उसे छिपकलियां नजर नहीं आती। काजल को रेगुलर स्कूल जाते हुए और मन लगाकर पढ़ाई करते हुए देख उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन क्लास टीचर क्लास में आती हैं और सभी बच्चों से कहती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे तुम सभी बच्चे 1-1 हजार रुपए ला कर दोगे और अपने पेरेंट्स और स्कूल में किसी को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन किसी ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। ऐसा क्यों? मैम, हमारी तो फीस जमा हो गई, फिर आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रही हैं और किसी को बताने के लिए मना कर रही हैं? अगर कोई प्रोजेक्ट है या फिर हमें पिकनिक पर जाना है, अगर वहाँ पैसे जाने हैं तो हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन बिना वजह आपको पैसे हम क्यों दें? काजल, आजकल तुम्हारी बहुत जबान चल रही है और मुझे लगता है कि तुमने इन बच्चों को भी अपने जैसा ही बना दिया। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट बनकर ही रहो। मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करो। मैंने जो कहा वो कल कर देना। मुझे सभी बच्चे 1-1 हजार रुपए ला कर देना। आई बात समझ में? इतना कहकर कविता मैम चली जाती हैं। कविता मैम के जाने के बाद सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वह आपस में बातें करते हैं।
पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नकचढ़े और बदतमीज कविता मैम ही है। जब भी इनका पीरियड आता है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा पढ़ाती भी नहीं है और बिना वजह पिटाई भी करती है और एक्स्ट्रा पैसे भी मंगाती हैं। यार हमारे इतने बड़े स्कूल में फीस जमा हो जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम 1000 रुपए कहाँ से ला कर देंगे? काव्या, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर पैसे नहीं ला कर दिए तो बिना वजह हमारी पिटाई तो होगी ही और हमारे नंबर काटे जाएंगे, वो अलग। पैसे तो हमें ला कर ही देने होंगे। मेरे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं चाहूँ तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगी। अत्याचार सहना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कविता मैम हमसे बिना वजह पैसे मांग रही हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हमें उसे रोकना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें प्रिंसिपल मैम से कविता मैम की शिकायत करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुम दोगे ना मेरे साथ? हाँ, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। चलो प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं और कविता मैम की शिकायत करते हैं। काजल सभी बच्चों को आवाज उठाना सिखा देती है और सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्रिंसिपल मैम के पास जाकर कविता मैम की शिकायत लगा देते हैं। कुछ समय बाद प्रिंसिपल मैम कविता मैम को अपने पास बुलाती हैं और बच्चों के सामने उन्हें बहुत बातें सुनाती हैं। कविता मैम, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम एक टीचर हो और टीचर होकर ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमारे स्कूल की पुरानी टीचर हो, इसलिए मैं तुम्हारी एक गलती को माफ कर देती हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मंगवाओगी। आई बात समझ में? कविता मैम गुस्से से तिल मिला जाती हैं कि काजल की वजह से आज उन्हें प्रिंसिपल मैम की इतनी ज्यादा खरी खोटी बातें सुननी पड़ी। प्रिंसिपल मैम खुद तो कुर्सी पर आराम से बैठ जाती हैं और सभी बच्चों की फीस लेती रहती हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक तो हमें ही पढ़ाना पड़ता है। हम इतनी मेहनत कर बच्चों को पढ़ाते हैं और मिलता क्या है? चंद रुपये। अगर मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों से कुछ पैसे मंगवा ही लेती हूँ तो प्रिंसिपल मैम को क्यों मिर्चें लग रही हैं? और ये सब कुछ काजल की बच्ची की वजह से हुआ है। जब से ये हमारे स्कूल में आई है तब से सभी बच्चों को बोलना सिखा दिया, वरना पहले सभी बच्चे भीगी बिल्ली की तरह मेरी बात मानते थे, लेकिन अब नहीं। मुझे कोई और रास्ता निकालना ही पड़ेगा। कविता मैम को काजल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कविता मैम को पता चलता है कि काजल को छिपकलियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और बस क्या था, कविता मैम को एक मौके की तलाश थी और वह मौका उन्हें मिल जाता है। एक दिन वह अपने साथ नकली छिपकली लेकर आती हैं और वॉशरूम के बाहर फेंक देती हैं। जैसे ही काजल वॉशरूम से बाहर निकलती है और वह नकली छिपकली को देखती है तो वह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, छिपकली, छिपकली, इस स्कूल में छिपकली है, कोई है, मुझे बचाओ, छिपकली, अरे कोई है, मुझे बचाओ छिपकली से। ऐसा कहकर काजल शोर मचाना शुरू कर देती है। स्कूल की सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, कविता मैम और सभी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और प्रिंसिपल मैम छिपकली को उठाकर काजल से कहती हैं, काजल बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है। अरे देखो नकली छिपकली थी और तुम तो नकली छिपकली से डर गई। देखो कुछ भी नहीं होता, मैंने कैसे हाथ में पकड़ रखा है। चलो शांत हो जाओ। थैंक गॉड, नकली छिपकली है, मुझे लगा असली है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। सॉरी प्रिंसिपल मैम, सॉरी टीचर्स, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। काजल को जब पता चलता है कि नकली छिपकली है तो उसकी सांस में सांस आती है और वह सभी टीचर्स को सॉरी बोलकर क्लास में आ जाती है। और कविता मैम को पता चल चुका था कि काजल को छिपकलियों से कितना ज्यादा डर लगता है और नकली छिपकली से बात नहीं बनने वाली। और छुट्टी हो जाने के बाद वह घर जा रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक तांत्रिक बुढ़िया मिलती है जिससे कविता मैम टकरा जाती हैं। तभी वह तांत्रिक बुढ़िया कहती है, मुझे जैसे ही तूने छुआ मुझे पता चल गया कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं एक तांत्रिक बुढ़िया हूँ और मैं जानती हूँ कि तुझे पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और तू पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है और मुझे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की ज़रूरत है, खासकर कन्याओं की। अगर तू मुझे 10 कन्या ला कर देगी तो मैं तुझे सोने में तोल दूंगी। हा। और हाँ, मुझे पता है तू एक टीचर है और तेरे लिए यह काम करना बहुत आसान है। अगर मैं एक टीचर हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैं बच्चों को स्कूल से आसानी से निकाल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो गली से भी बच्चों को नहीं उठाया जा सकता क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा होशियार हो रहे हैं। और ये बात सच है कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
मुझे पता था, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है। यह लो, यह एक ऐसा जहर है जिसे पीने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन स्कूल में जाने के बाद तुम एक छिपकली बन जाओगी और तुम जिस भी कन्या को 5 मिनट तक देखोगी और उसके बाद उसे डस लोगी तो वह तुरंत मेरे पास इस जहर के जरिए आ जाएगी। आज तक कभी किसी ने ना सुना ना देखा, एक स्कूल टीचर बनेगी जहरीली छिपकली। चलो मैंने मान लिया कि यह जहर पीने से मैं छिपकली बन जाऊंगी, लेकिन फिर मैं अपने असली रूप में कैसे आऊंगी? ज्यादा कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद कर 3 बार यह मंत्र दोहराना। कविता मैम उस तांत्रिक बुढ़िया की बात अच्छी तरह से समझ जाती हैं और वह बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और अगले दिन जब कविता मैम स्कूल आती है तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। और जो भी लड़की कविता मैम को अकेली खड़ी मिलती वह उसके सामने जाती और छिपकली का रूप लेती और 5 मिनट तक उसे घूर घूर कर देखती रहती, जिस वजह से वह लड़की वहाँ से गायब हो जाती। इसी तरह उन्होंने 3 लड़कियों के साथ ऐसा कर लिया था। स्कूल से 9 लड़कियां गायब हो चुकी थी, जिसकी चर्चा पूरे स्कूल में होने लगती है और सभी पेरेंट्स आकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। देखिए प्रिंसिपल मैम, अगर हमारे बच्चे नहीं मिले तो आपका स्कूल नहीं बचेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे बच्चे आपके ही स्कूल में पढ़ने आते थे, तो फिर वह अचानक कहाँ गायब हो गए? वह आपकी जिम्मेदारी थे, आपसे हमारे बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया। देखिए आप सब शांत हो जाइए, इस बात से मैं भी बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि अचानक 9 लड़कियां कहाँ गायब हो गई। आप धैर्य रखिए, इस तरह से स्कूल का वातावरण खराब मत कीजिए। हम पता लगा लेंगे आखिर लड़कियां कहाँ गायब हैं। कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि इस स्कूल में एक छिपकली टीचर भी है जो लड़कियों को गायब कर रही है। बस एक लड़की और वो गायब कर दूं, बस फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। और प्रिंसिपल मैम क्या, दूसरे जहाँ से भी कोई क्यों ना आ जाए, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि वह लड़कियां कहाँ गायब हैं। ऐसा सोचकर कविता मैम बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वह बस एक लड़की की तलाश में थी, लेकिन सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा थे, जिस वजह से उन्हें एक लड़की नहीं मिल पा रही थी। और प्रिंसिपल मैम ने जांच एजेंसी को बुला रखा था। सबकी पूछताछ हो रही थी, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था कि लड़कियां कहाँ गायब हैं। ऐसे ही एक दिन कविता मैम को काजल वॉशरूम से बाहर अकेले आते हुए नजर आती है। मेरा शिकार आ रहा है काजल, वैसे भी इससे मुझे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। ऐसा सोचकर कविता मैम काजल के पास जाती हैं और छिपकली बनने लगती हैं। काजल कविता मैम को छिपकली बनता हुआ देखकर डर जाती है और वह डरते डरते कहती है, कविता मैम आप छिपकली, आप कोई बहरूपिया हैं? मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। कविता मैम पूरी तरह से छिपकली नहीं बन पाती और काजल उससे पहले ही बेहोश हो जाती है, जिस वजह से कविता मैम उसकी आंखों में नहीं देख पाती और वह 10वीं लड़की को तांत्रिक बुढ़िया के पास नहीं भेज पाती, उसे अपने वश में नहीं कर पाती। और काजल को अभी तक होश नहीं आ रहा था। काजल के माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अचानक उनकी बेटी के साथ ऐसा कौन सा हादसा हो गया जिस वजह से वह होश में नहीं आ रही। डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे थे, 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 10 दिन बाद काजल को जैसे ही होश आता है तो उसके माता पिता कहते हैं, काजल मेरी प्यारी बच्ची, तुम होश में आ गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। बेटा हमें बताओ स्कूल में क्या हुआ था, आज तुम इतने दिन बाद होश में आई हो, हमें सब बताओ। मम्मी वो कविता मैम छिपकली बनती हैं और वह मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। मम्मी हमारे स्कूल की टीचर छिपकली हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल की जो 9 लड़कियाँ गायब हुई हैं उसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। मम्मी हमें अपने स्कूल की लड़कियों को बचाना चाहिए। नहीं काजल बेटा, इस लफड़े में हम नहीं पड़ते, हम शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। जब कोई टीचर छिपकली बन सकती है तो वह कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, हमें ऐसे खतरनाक लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। माँ मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती, अपने स्कूल के दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। मैं कविता मैम का असली चेहरा सबके सामने लेकर ही आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
काजल का साहस और हिम्मत देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और वह भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। काजल अपने माता पिता के साथ तुरंत स्कूल जाती है और प्रिंसिपल मैम को कविता मैम की सारी सच्चाई बताती है। जिस तरह उसने उन्हें छिपकली बनते हुए देखा, प्रिंसिपल मैम काजल की बात पर भरोसा कर लेती हैं और वह कविता मैम के ऊपर नजर रखने लगती हैं। जब 10 लड़कियां पूरी नहीं हो पाई थी तो तांत्रिक बुढ़िया कविता मैम को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं, कैसी टीचर है तू, तुझे मैंने इतनी ज्यादा शक्ति दी छिपकली बनने की, फिर भी तू मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पाई। तू मेरे किसी काम की नहीं है, तुझे तो मैं मारूंगी ही, लेकिन तेरे साथ साथ तेरे स्कूल की यह 9 लड़कियां भी मरेंगी। मैंने तेरे हाथ में इतना खतरनाक जहर दिया, जहरीली छिपकली बनाई, फिर भी काम नहीं कर पाई। कामचोर टीचर, पढ़ने के लिए तैयार हो जा। तांत्रिक बुढ़िया, तू मुझे नहीं मार सकती। मैंने पैसों के लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने ही स्कूल की लड़कियों को तेरे हवाले कर दिया, छिपकली का रूप लिया, जिस रूप को लेकर मुझे इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, लालच बुरी बला होती है। देख बुढ़िया, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दे। वह तांत्रिक बुढ़िया कविता मैम और उन लड़कियों को नहीं छोड़ती, लेकिन तभी वहाँ पर काजल प्रिंसिपल मैम के साथ पुलिस को लेकर आ जाती है और वह पुलिस उस तांत्रिक बुढ़िया का सारा तामझाम फेंक देते हैं और उस तांत्रिक बुढ़िया और कविता मैम को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी प्रिंसिपल मैम कविता मैम को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुम एक टीचर होकर एक तांत्रिक बुढ़िया की बातों में आ गई, सिर्फ पैसों के लालच में। तुम जैसी टीचर का हमारे समाज में कोई काम नहीं, अब तुम जेल में सड़ोगी। अगर काजल हिम्मत और साहस से काम नहीं लेती तो आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को क्या जवाब देती। चली जाओ मेरी नजरों से दूर। कविता मैम को उनके लालच की बहुत अच्छी तरह सजा मिल जाती है। उन्हें कई साल की सजा हो जाती है और वह जेल में अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं और उनसे टीचर का पद भी छीन लिया जाता है। और प्रिंसिपल मैम काजल की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती हैं और सभी बच्चे भी काजल से बहुत खुश होते हैं। और इस तरह काजल हिम्मत और साहस से एक छिपकली टीचर को सजा दिला देती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है।